नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग इमोशंस से भरी हुई एक पोयम जिसका नाम है अवर कैजुरना ट्री। जी हाँ, ये कॉजुरना नहीं होता, अवर कैजुरना ट्री होता है। अवर कैजुरना ट्री लिखा है तोरू दत्त ने। बहुत ही प्राउड के साथ आपको बता रहा हूं मैं, तोरू दत्त जो कि एक इंडियन पोएट है, यानी हमारे हिंदुस्तान की एक लड़की जिनका जन्म हुआ 1856 बंगाल के कोलकाता में, जिसको उस समय कलकत्ता बोलते थे। इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई फ्रांस में। कंप्लीट हुई से मेरा मतलब क्या है, इनकी शुरू की एजुकेशन उन्होंने अपने शहर में कर ली, कोलकाता में। और इनके पिता ने ट्रैवल बहुत किया है, तो इनको वो लेके गए फ्रांस, फिर इटली, फिर इंग्लैंड, ऐसे इन्होंने बहुत ट्रैवल किया। 1873 में वो हिंदुस्तान वापस आई, क्योंकि 1872 में इनके बड़ी बहन आरू की डेथ हुई थी। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और ज़्यादा। इन्होंने फिर संस्कृत सीखना शुरू किया। इन्होंने काफ़ी सारी पोएम लिखी हैं, इंग्लिश में, फ्रेंच में भी काफ़ी सारी पोएम लिखी। बहुत सारी पोएम को इन्होंने संस्कृत से कन्वर्ट कर लिया फ्रेंच और इंग्लिश में। इसका मतलब हमारे देश का जो लिटरेचर है ये इन्होंने टेस्ट करवाया अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों से मेरा मतलब यहाँ पे है पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये खूबसूरती है, ये ज्ञान है, ये फिलॉसफी है हिंदुस्तान की, प्राचीन हमारी फिलॉसफी जो कालिदास जी ने लिखी है। आप सबने कालिदास के बारे में सुना होगा। उनके काफ़ी सारे ऐसे ग्रंथ और पोयम है जो बहुत महान है, पर कोई ज़्यादा पढ़ नहीं पाता संस्कृत, तो उन्होंने फ्रेंच में कन्वर्ट किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया और दुनिया को दिखा दिया ये है भारत का साहित्य। इनके जो फेमस वर्क है वो मैं दो आपको बताना चाहूँगा। पहला है अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, जिसमें इनके काफ़ी सारे ट्रांसलेशन है इंग्लिश से फ्रेंच में, तो नाम तभी ये फ्रेंच फील्ड रखा हुआ है। फिर फ्रेंच में जब इन्होंने नाम रखा था तो इस नाम से फेमस चलाई थी इन्होंने, मतलब फ्रांस में इस नाम से इन्होंने ये कलेक्शन चलाया था, जिसमें इंग्लिश की लिखी हुई पोएम है जिसको फ्रांस में कन्वर्ट किया गया है, तो उसका टाइटल भी रख दिया फ्रेंच फील्ड्स। फिर एक और उन्होंने बहुत खूबसूरत सा कलेक्शन बनाया जिसका नाम है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। बेसिकली इन्होंने लिखी नहीं है इसमें पोएम, ज़्यादातर पोएम इसमें है जो संस्कृत लिटरेचर है, इस लिटरेचर की कविताएं हैं जिसको कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश में। कुछ पोएम इनकी लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अवर कैजुरना ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, ये इनकी खुद की लिखी हुई पोएम है जो आपको इस कलेक्शन में मिलेगी। आगे मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा इस कलेक्शन की। एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुस्तान के जब हम लेजेंड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भरत का नाम आपने सुना होगा, कालिदास के एक प्ले में आता है ना, जो भरत, शकुंतला के बेटे भरत, जो कि शेर के दांतों से गिनती सीखते हैं, इसलिए कुमार विश्वास ने पोएम भी लिखी हुई है कि शेर के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे सर कटाने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। तो हम हिंदुस्तानी वो है जिन्होंने शेर के दांतों से गिनती सीखी, इतने वीर हैं हम। तो ऐसी बहुत सारी क्रिएशन, बहुत सारी पोएम आपको मिलेगी संस्कृत लिटरेचर में, जिसको तोरू दत्त की वजह से आज हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच में भी पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ उसके बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, ये फोटो है इस पोएम की कलेक्शन की जिसका नाम है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये है बाय तोरू दत्त। कलेक्शन है बेसिकली ये कुछ पोएम्स का और इनकी खुद की कुछ पोएम्स का, मतलब संस्कृत की कुछ पोएम जिसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में, और इनकी खुद की भी कुछ पोएम आपको इस किताब में मिल जाएगी। तोरू के बारे में अगर बताऊं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो देखो इनके जो माँ बाप है उनके 3 बच्चे थे, अब्जू, आरू और तोरू। देखो ऊ आ रहा है। बड़े थे अब्जू यानी बड़ा भाई, छोटी बहन आरू और सबसे छोटी लाडली सी ये तोरू। दुर्भाग्यवश तोरू की खुद की डेथ 21 साल की एज में हो गई। इनके जो भाई बहन उनकी भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 25-23 ऐसे इनकी भी डेथ हो गई थी। इन्हीं के सामने इनके दोनों भाई बहन की डेथ हुई अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल इनके जो भाई है उनकी डेथ हो गई 1865 में, ट्यूबरक्लोसिस। फैमिली डेथ के बाद चली गई थी यूरोप, भाई की डेथ हुई, उसके बाद जगह बदली, यूरोप चले गए। फिर 1869 में वो लोग यूरोप में गए थे। 1872 बहन की डेथ हो गई। उसके बाद ये इंडिया आ गई। इंडिया में इन्होंने संस्कृत सीखा, मैं आपको बता चुका हूँ, और काफ़ी सारी इन्होंने पोएम लिखी जब ये यूरोप में थी। इनफैक्ट ये जो पोएम है इसमें भी आपको ऐसा जिक्र मिलेगा कि वो यूरोप में अपने घर को याद कर रही हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा वो क्यों याद कर रही हैं। इनके जो प्यारे सिबलिंग्स थे उनसे बिछड़ी, बहुत क्लोज थी अपने भाई बहन के। इनफैक्ट इनकी काफ़ी सारी पोएम को तो इनकी बहन आरू ने कन्वर्ट करने में इनकी हेल्प की हुई थी। काफ़ी सारी पोएम्स ऐसी हैं। इस पोएम को उन्होंने लिखा अपने जो इनका मधुर जो बचपन बीता अपने भाई बहन के साथ, उन यादों का कलेक्शन है ये जो पोएम मैं आपको बताऊंगा। और पेन है उनको याद करने का, उनको मिस करने का, तो एक मीठी यादें हैं, कड़वा पेन है, इस मीठे कड़वे का कॉम्बिनेशन है, यूं कहें खट्टा मीठा जो कॉम्बिनेशन है आपको 5 स्टैंजा की इस पोएम में
मिलेगा। इस पोयम में आप देखोगे एक ओड और एलिजी दोनों के गुण, यानी दुख भी होगा और प्रशंसा भी होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। शुरू करते हैं इन 5 स्टैंजास को। पहला स्टैंजा आपके सामने है, देखो वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे हम। नॉलेज फॉर क्यूरियस हमेशा वर्ड टू वर्ड पढ़ता है, समरी वमरी में हम नहीं मानते। लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रज्ड ट्रंक indented deep with scars up to its very summit near the stars a creeper climbs। अब देखो पहले समझ लेता मैं इन लाइन को। देखो तो पहले समझो सीन क्या है। सीन ये है कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। बेसिकली ये जो पेड़ है ये बंगाल में होता है, इसको बोलते हैं बटेर वृक्ष। लेकिन अंग्रेज कहाँ समझेंगे इसको, तो इंग्लिश में इसका नाम रख दिया अवर कैचुरिना ट्री। असल में जो कैचुरिना है वो वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडिया में मिलता ही नहीं है कैचुरिना, पर उनको समझ में आया इसलिए इंग्लिश में नाम रखा हुआ है अवर कैचुरिना। तो बेसिकली एक बटेर वृक्ष यानी एक बरगद जैसा एक पेड़ है। तोरू दत्त के यहाँ जो घर है उसमें घर में आंगन में बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है। उसके ऊपर क्रीपर यानी बेल उग रही है। तो बेल क्या है, ऐसे ही घूमते 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 पेड़ को कवर कर रही है और बेल काफी मोटी है। तो यहाँ पे एक उपमा अलंकार का इस्तेमाल किया और यहाँ पे बोला है कि एक अजगर की तरह, जिस प्रकार एक अजगर एक पेड़ को, जैसे आप देख रहे हो इस इमेज में, ऐसे राउंड एंड राउंड घूमता है ना, वैसे ही ये जो बेल है ये इस पेड़ को पूरा गोल 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 घूमी हुई है। और इसका जो तना है, ट्रंक मतलब ये लकड़ी का सा मोटा सा तना, ये क्या है, रज्ड है। रज्ड का मतलब पुराना, जिसके अंदर गहरे गहरे गड्ढे हो, काले काले निशान हो। और इस बेल में बहुत सारे स्कार्स हैं, जैसे सांप के ऊपर होता है ना निशान, ऐसे इस बेल में गहरे गहरे गड्ढे हैं। अब पुराना पेड़ अगर आपने देखा होगा, आपके आसपास भी नीम या बरगद का पेड़ देखो, तो स्कार्स होते हैं, गड्ढे होते हैं एक तरह से लाइन, तो वो गड्ढे बने हुए हैं उसमें। और ये पेड़ कहाँ तक जा रहा है, ये पेड़ इतना बड़ा है कि मानो आसमान में स्टार्स तक जा रहा हो, सितारों को छूता हुआ ये पेड़ है। यहां तक आपको क्लियर होगा। इन होज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव। अब खास बात यह है कि जब ये बेल उगती है इतनी मोटी और भारी, तो कोई पेड़ जी नहीं पाता, पेड़ सूख जाता है, पेड़ की लाइफ खत्म हो जाती है। अब आगे आपको बताऊं उससे पहले मैं याद दिलाऊंगा, आपने मगधीरा मूवी देखी है? मगधीरा में आप देखोगे हीरो है जो बोलता है कि 100 सिपाहियों को भेजो मैं मारूंगा, 100 को मार के भी कहता है और भेजो मैं मारूंगा, तो वो वीर कहलाया क्योंकि वो बच गया। 100 मर गए लेकिन वो बच गया। फिर वो चैलेंज करता है कि और लोगों को भेजो। इसी तरीके से पेड़ को अब हम वीर बोलेंगे। देखो, बट गैलेंटली द जायंट वियर्स द स्कार्फ एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोस अमंग। अब होता क्या है कि देखो कोई और पेड़ नहीं बच पाया पर ये पेड़ बचा, तो ये पेड़ कौन हो गया, वीर। जैसे मगधीरा में वो वीर था कि सब लोग मर गए मैं बच गया, वैसे ही बेल उगती गई हर पेड़ पे, सारे पेड़ सूखते गए पर ये पेड़ जिंदा रहा, इसने अपनी जान बचाए रखी, सरवाइव किया। और जो सरवाइव करता है वही विजयी होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं ना। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे एक आप कन्वर्जन देखोगे। अब ये कन्वर्जन से पहले मैं आपको बता दूं, देखो जब भी एक पोयम लिखी जाती है तो आप अगर पोयम को गहराई से पढ़ पाओ, क्योंकि अभी आप 12th में आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, तो मैंने तो बहुत ज्यादा पोयम पढ़ी हुई है पिछले 3-4 साल 5 साल, तो मुझे समझ में आ जाता है कि जब आप एक पोयम को पढ़ोगे तो पोयम में आपको पता है टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है, टाइम बदल रहा होता है। आप धीरे धीरे देखोगे कि बैकग्राउंड बदल रहा है पोयम का, पोयम के पीछे जो समय है वो बदल रहा है। जैसे अभी जब आपने ऊपर वाली स्टेंजा पढ़ा तो आपके दिमाग में पेड़ कैसा है, सूखा पेड़, तभी तो उसके ऊपर आपको गहरे गहरे गड्ढे दिख रहे हैं, है ना। लेकिन अब इस स्टेंजा में आप जो पेड़ देख रहे हो, या उस जिस पेड़ की कल्पना की गई है वो ऐसा हरा भरा पेड़ है। उस हरे भरे पेड़ की डालियों पे ऐसे फूल आ गए हैं। सीजन बदला यार, सीजन बदलेगा तो फूल तो खिलेंगे। तो अब हम जिस पेड़ की बात कर रहे हैं वो पेड़ ऐसा नहीं है जो सूखा हो, जिसकी लकड़ी आपको दिखे। ये पेड़ ऐसा है जहां इस तरीके से गहरे लाल रंग के फूल हैं। अब आपको तो लकड़ी दिखेगी नहीं, लकड़ी पे गड्ढे तो बहुत दूर की बात है। तो अब क्या होता है, द जायंट वियर्स द स्कार्फ एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोस अमंग। तो बड़ी बड़ी जो डालियां हैं ना पेड़ की, डालियां आप देख सकते हो, इन डालियों पे क्या लाल लाल फूल उग गए हैं। जैसे मैं बोलो लाल कर देता हूं मैं, ये देखो लाल लाल ऐसे फूल उग गए हैं बहुत सारे इसकी पूरी डालियों में। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड्स एंड बी, जहां पे पूरा दिन क्या है इस तरीके से बर्ड्स और बी गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं। एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज संग डार्कलिंग फ्रॉम अवर ट्री वाइल मैन रिपोज। तो अब पोएटेस बहुत खूबसूरत वर्णन करते हुए कह रही हैं कि देखो क्रिम्सन क्लस्टर्स होते हैं, इतने सारे जो पेड़ की डालियां हैं वो यहाँ पे इस तरीके से फूल उग जाते हैं। इन फूल में इस तरीके से चिड़िया और बी आते हैं, और जैसे ये आप इमेज में देख सकते हो बर्ड और बी गा रहे होते हैं। गाने से मतलब उनकी जो नॉर्मल आवाज है, चर्पिंग है या जो भी बजिंग है, उसको म्यूजिक बोला गया है।
और खासकर रात को जो पूरा गार्डन है, देखो ये रात है ना, इस तरीके से रात जब हो जाती है तो रात को जो पूरा गार्डन है वो गूंज रहा होता है इस मधुर संगीत से। जब आदमी आराम करता है, आदमी आराम करने का मतलब जब रात को ऑफकोर्स सोते हो, आप भी सोते हो रात को, हम लोग भी सोते हैं, तो जब आदमी आराम कर रहा होता है रात को, तब रात को बहुत मधुर गीत की आवाज आती है, पूरा गार्डन गूंजना शुरू हो जाता है और गूंजता है इस मधुर ध्वनि से, जो ध्वनि है पक्षियों की, जो ध्वनि है इन मधुमक्खियों की। ये खूबसूरत स्टैंजा था पहला। आइए बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में टाइम थोड़ा आगे बढ़ चुका है और अब आ चुकी है विंटर यानी सर्दी। मैंने कहा था टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट है, पेड़ वही है, मौसम बदल गया। अब बात करते हैं सर्दी की। So when first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes delighted on it rest. अब होता क्या है कि देखो, केसमेंट मतलब समझ लो, केसमेंट ऐसी खिड़की है, शायद आपके घर पे होगी, दरवाजे की तरह खिड़की है, ये बाहर खुलती है, इसको बोला जाता है केसमेंट। तो जब सुबह सुबह मैं केसमेंट को खोलती हूँ, डॉन का मतलब होता है सूर्योदय, ठीक है, तो सूर्योदय के समय जब मैं खोलती हूँ तो मेरी आंखें बहुत खुश हो जाती है। आंखें खुश होने का मतलब मैं खुश हो जाती हूँ। ऑन इट रेस्ट मतलब जब मैं उस पेड़ पे अपनी नजरों को टिकाती हूँ। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर ऑन इट्स क्रेस्ट अ ग्रे बबून सिट्स लाइक स्टैचू अलोन। तो ऐसे ग्रे बबून यानी एक लंगूर है सफेद जैसा, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बैठा हुआ होता है, ठीक है, और अकेले स्टैचू की तरह ही, जैसे इमेज में हिल नहीं रहा ना, वो एकदम बिल्कुल भी नहीं हिलता, ऐसे लगता है कि स्टैचू रखा हुआ है। वॉचिंग द सनराइज, और वो क्या कर रहा होता है, सनराइज को देख रहा होता है। वॉचिंग द सनराइज वाइल ऑन लोअर बोस हिज पन्निंग ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले। जबकि जो नीचे की डालियां हैं, जैसे मान लो ये है नीचे की डालियां, तो इसके जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो लीप करते हैं। लीप मतलब होता है लॉन्ग जंप, ठीक है, ऐसे लंबा जंप मारना। तो इस तरीके से लॉन्ग जंप करते हैं और खेल रहे होते हैं। जैसे ये मान लो पेड़ है, तो ऊंचा यहाँ पे ऊपर कौन बैठा है, ये लंगूर, तो नीचे भी तो डालियां होंगी ना, क्योंकि जो बच्चे हैं वो इतनी ऊपर तो जा नहीं पाते, तो नीचे की डालियों पे ये लोग ऐसे जंप मार मार के खेलते हैं। तो ये अभी आधा हुआ है सेकंड स्टैंजा। आगे बढ़ते हैं हम, एक मिनट। अब देखो, एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल द डे, और दूर और पास नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है हर जगह। हर जगह से मतलब क्या है, आपको पता ही नहीं चलता कि आवाज कहाँ से आ रही है, पास से दूर से, मतलब पूरा गूंज रही होती है आवाज कोकिला की। कोकिला मतलब यहाँ पे है कोयल, कोकिल बोलते ना संस्कृत में, तो कोयल की आवाज आती है जो दिन का मधुर स्वागत कर रही है, कुहू करके वो दिन का स्वागत कर रही है। एंड टू देयर पास्चर्स वेंड आर स्लीपी काउस, और हमारी जो गाय है नींद में, तो ये गाय सुबह सुबह नींद में होती है ना, गाय को तो कोई चाय पिलाता नहीं कि वो चाय पपड़ी खाए या फिर मस्त नहा के ब्रश करके अपनी एनर्जी फील करे। सुबह सुबह तो नींद आती है जीव को, तो सुबह सुबह जब नींद में हमारी गाय अपना चारागाह यानी पास्चर्स की तरफ जा रही है, जहाँ पे वो घास चरेंगी, उस तरफ बढ़ रही होती है। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट बाय दैट होल ट्री सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक इन स्नो एंड मस्ट। होता क्या है, पहले मैं आपको सीन बता देता हूँ अगेन। देखो ये पेड़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब ये जो पेड़ है ये होर है, होर का मतलब पुराना, ग्रे हो गया क्योंकि देखो बर्फ जम चुकी है इसके ऊपर। अब इस बड़े से पेड़ के नीचे है टैंक, ठीक है, टैंक मतलब है पानी का हौद, जहां पे पानी स्टोर होता है। जैसे चिड़ियाघर अगर देखा हो आपने, सब टीवी पे चलता था पहले, तो नीचे उसके हौद थी जहां पे पानी जमा होता है। तो जब अपनी खिड़की से कवित्री देखती है ना इस टैंक को, तो ये देखो ये पेड़ की छाया पड़ रही है इस टैंक पे, ठीक है, इमेज आपने देख ली, मैं हटा देता हूं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना ब्रॉड टैंक कास्ट, ये इसी की बात हुई है। वो जो टैंक है ना पेड़ के नीचे जिसपे छाया गिर रही है, इस टैंक में इस तरीके से सफेद फूल हैं वाटर लिलीज के। ये जो फूल है ना, ये छाया में दूर से जब देखती हैं तो इनको स्नो लगती है कि मान लो सर्दी के चक्कर में जो बर्फ है, स्नो है, वो जमा हो गई हो पानी के ऊपर। इसको बोलते हैं उपमा अलंकार। जो फूल है वाटर लिली, उसको किससे कंपेयर किया गया है, स्नो से, उसके रंग के कारण। उपमा अलंकार ये भी आपको एक नंबर दिला सकता है, ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इज द कैजुरना टू माई सोल, बीनीथ इट वी हैव प्लेड। अब यहां आपको क्या लग रहा होगा कि यार सुंदर इतना पेड़ है तो प्रेम किसको नहीं होगा, किसको वो पेड़ प्यारा नहीं होगा, तो कवित्री को भी है। पर नहीं, यहां वो एकदम क्लियर करती हैं कि ये पेड़ मुझे इसकी मैग्निफिसेंस यानी इसकी सुंदरता की वजह से प्रिय नहीं है। डियर इज द कैजुरना टू माई सोल, इसकी वजह से नहीं। क्यों है, क्योंकि बीनीथ इट वी हैव प्लेड। वी कौन, अब्जू, आरू और
ये पोइट है, जैसे ये रियल फोटो नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लगाई हुई है। जैसे मान लो ये बड़ा अब्जू, ये छोटी बहन तोरू, छोटी बहन आरू, ये लोग इस पेड़ के नीचे ऊपर आसपास आराम से खेलते थे। आपने भी खेला होगा, अगर आप गाँव से हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना शहरों में भी गार्डन में तो हम लोग खेल लेते ना, गार्डन में भी तो पेड़ होते हैं, घास होती है, झूले होते हैं, तो हम खेलते हैं तो यादें जुड़ जाती है। अगर उस गार्डन को आप 10-15 साल से देख रहे हो तो कितनी यादें जुड़ेंगी। अगर आपने घर में बचपन बताया तो घर से यादें जुड़ेगी। इस तरीके से इस पेड़ से इनकी यादें हैं, तो यादों की वजह से प्रिय है, सुंदरता की वजह से प्रिय नहीं है। 2 ईयर्स में रोल, यानी कितने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, मैं बच्ची से बड़ी हो गई आज, ये जब भी इन्होंने लिखा हो सकता है 19-20 साल की होंगी, तो इतने वर्ष बीत गए तभी वो मुझे प्रिय है। O sweet companions, loved with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear. Blent with images, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. अब होता क्या है, वो कहती है ओ स्वीट कंपेनियंस, ओ मेरे प्यारे साथियों। कौन है प्यारे साथी? बड़ा भाई अब्जू, बड़ी बहन आरू। ओ मेरे प्यारे साथियों, तुमसे मुझे बहुत प्यार था। लव्ड विथ लव इंटेंस, मतलब बहुत इंटेंस लव था, बहुत गहरा प्रेम है मुझे तुमसे, और तुम्हारे खातिर ये पेड़ मुझे हमेशा प्रिय रहेगा, क्योंकि ये पेड़ तुम्हारी इमेजेस से ब्लेंड है, मिंगल्ड है। जब मतलब ये पेड़ से जुड़ी हुई है यादें, तो जब भी मैं इसकी तरफ देखती हूँ तो क्या होता है, मेमोरी आती है मुझे, मतलब मुझे पेड़ की भी याद आती है, और मैं पेड़ को देखती हूँ तो तुम्हारी मुझे याद आती है। और कब तक? जब तक हॉट टीयर्स मेरी आंखों को अंधा ना कर दे। अंधा करने के लिए, हमेशा के लिए अंधा नहीं करना। आप भी अगर रोए होगे जीवन में, तो जब आप रोते हो तो क्लियर दिखता है क्या? पहले धुंधला दिखना स्टार्ट होता है, फिर हम दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि आप आंखें बंद कर लेते हो। तो इस तरीके से जब आंखों में आंसू आते हैं कवित्री की, यानी तोरू के, तो वो ब्लाइंड हो जाती है, उनको दिखता नहीं है ना पेड़, यानी बेसिकली यादें आती हैं, आंखें नम हो जाती है इस पेड़ को देख के। यही उन्होंने इस स्टैंजा में कहा है। ये आगे भी स्टैंजा कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, 3rd स्टैंजा पे अभी हम। वॉट इज दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हेयर, यहां एक और सिमिली आपको मिलेगी। अब इन्होंने सीधा ही कंपैरिजन कर दिया कि डर्ज लाइक मर्मर क्या है। अब देखो, डर्ज होता है शोक गीत, जो किसी की मृत्यु पे हम गाते हैं, शोक गीत से इंडिया में तो रोते हैं, क्या हो गया क्या हो गया टाइप। मर्मर होता है पेड़ों की जो आवाज होती है, आई मीन पेड़ों की जो पत्ती होती है ना, मूव करती है, जब पत्तियां आपस में टकराती है, रसलिंग ऑफ लीव्स, उस रसलिंग ऑफ लीव्स को मर्मर बोलते हैं। तो डर्ज लाइक मर्मर मतलब पत्तियों की जो सड़सड़ाहट है, उसको बोल दिया डर्ज, जो मैं सुनती हूँ। यानी पेड़ की जो पत्तियां मूव कर रही है, इसको क्या बोल दिया कि इसके रोने की आवाज है, ये तो पेड़ रो रहा है, ये आवाज मैं सुनती हूँ। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच, और वो आवाज तो यार इंडिया में तो सुन लेती है, विदेश में आवाज कैसे सुनी? तो विदेश में जब सिंगल बीच पे, यानी सिंगल मतलब होता है कंकड़ वाला, तो जहां पे बहुत सारे ऐसे कंकड़ और गोल गोल पत्थर हो, यहाँ पे समुद्र का तट हो, उसको बोलते हैं सिंगल बीच। तो जब अपने देश में है तो ये पेड़ की आवाज आती है, और जब विदेश में है, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, तो इस बीच पर उनको जब ये लहरें टकरा रही है तब आवाज आती है। और दोनों आवाज को वो क्या मानती है? शोक गीत। यानी इस आवाज को भी वो मानती है कि पेड़ के रोने की ही आवाज है मुझे जो यहाँ सुनाई दे रही है। और इंडिया में है ऑफकोर्स, तो वो पेड़ की पत्तियों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। दोनों कंडीशन में इनको क्या सुनाई दे रहा है कि पेड़ रो रहा है मेरे भाई बहन की मौत पर, जैसे मैं रो रही हूं। इट इज द ट्रीज लैमेंट, लैमेंट मतलब शोक, पेड़ का शोक है। एन एरी स्पीच, एक दुख भरी स्पीच है, दुख भरी बात है। दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच, जो शायद मुझे अननोन लैंड में, मतलब दूर प्रदेश में, फ्रांस में या फिर इटली में जब मैं थी तब भी मुझे सुनाई देती है, यानी काफी दूर। मैं आपको जोग्राफिकली दिखाई देता हूँ कि कितना दूर है। देखो, तो ये हमारा प्यारा प्यारा इंडिया, प्यारा प्यारा इंडिया, यहाँ पे बंगाल, तो यहाँ बंगाल में इनको फील होता है। लेकिन जब ये यहाँ से इधर दूर, ये है इटली, ये है फ्रांस, ठीक है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरे बीचेस है, इटली फ्रांस, पूरे ये बीचेस है ना इटली के, ये फ्रांस के, पूरा ये फ्रांस समुद्र से लगा हुआ है। तो इस एरिया में कहीं पर जब इनको बीच पर आवाज सुनाई देती है, सिंगल बीच पर जब लहरें टकरा रही होती है बीच से, तो वो आवाज इनको फील होती है कि यहाँ बंगाल में मेरे पेड़ से, पेड़ के पत्तों के सड़सड़ाने से, हिलने से, ये आवाज मुझे यहाँ इतने नदियां पार करके पराए देश में मुझे यहाँ सुनाई दे रही है। तो आप देख सकते हो कि जो काव्य होता है, इमोशंस होता है, वो देश की सीमाएं नहीं जानता, हजारों किलोमीटर दूर भी इनको जो आवाज सुनाई दे रही है, ये उसको मानती है पेड़ के रोने की आवाज में। ये होता है प्रेम और अटैचमेंट। इसी के साथ 3rd स्टैंजा खत्म, 4 पे आते हैं। अननोन येट वेल नन टू द आई ऑफ फेथ। अब ईमानदारी से बताओ, अभी आपको यकीन हो रहा है कि आपको लग रहा है सर भी लपेटे जा रहे हैं? यार कैसे रो सकता है कोई पेड़? यकीन होगा आपको? बिल्कुल नहीं। इसी स्टैंजा में इसी सवाल का जवाब दे दिया
तो वो यही तो कह रही हैं कि भाई अननोन येट वेल नन टू द आई ऑफ फेथ, तुम्हारे लिए अननोन होगा, दुनिया के लिए अनजान होगा कि एक पेड़ इंसान की मौत पे रो रहा है, पर मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए बहुत वेल नन है। वेल नन मतलब मैं तो भाई परिचित हूं, ये मेरा दर्द है, मैं ही जानती हूं, ये मेरा आई ऑफ फेथ है, मतलब ये मेरा भरोसा है। आह, आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स। तो मैंने आपको अभी अभी बताया ना, वही बात की गई है कि मैंने इस रोने को यहाँ नहीं, पेड़ के पास रह के नहीं, फार फार अवे, मैंने आपको दिखाया ना, हजारों किलोमीटर दूर, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, वहां के बीच पर भी इन्होंने सुना। अब उसको और डिस्क्रिप्शन से हम देखेंगे। बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे व्हेन slumbered in his cave the water wraith and the waves gently kissed the classic shore of Italy, of France, beneath the moon when earth lay trenched in dreamless swoon। तो सीन देखो, सीन है रात का समय है। तो वो कहती हैं दूर जब बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे, शेल्टर्ड बे मतलब जब यहाँ पर बीच है और पेड़ों की छाया पड़ रही है उसके ऊपर, जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो। इस कंडीशन में जब वाटर रेत यानी समुद्र देवता, हमारे यहाँ समुद्र देव होते हैं, इनके यहाँ वाटर रेत होते हैं, जब समुद्र देवता खुद अपनी किसी गुफा में सो रहे होंगे गहरी नींद में, स्लम्बर मतलब गहरी नींद, यानी इतना रात हो चुकी है कि समुद्र देव सो गए, समुद्र सो गया, पेड़ों की छाया है एक बीच पर, फ्रांस या इटली में जब मैं हूं, बीनीथ द मून, चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा है मतलब आसमान में, और धरती एक ड्रीमलेस स्वून में है, धरती इतनी गहरी नींद में है, इतनी शांत है कि सपना तक नहीं है, यानी टोटल साइलेंस है। उस समय क्या होता है देखो, एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, उस समय म्यूजिक उठता है। म्यूजिक उठना मतलब क्या, यही रोने की आवाज है, लहरों की जो आवाज आ रही है, ये म्यूजिक है। ये जब म्यूजिक उठता है बिफोर माइन इनर विजन, मेरे इनर विजन में, रोजस फ्रॉम सबलाइम मतलब मेरे इनर विजन में एक सबलाइम उठता है, यानी मेरे अंदर एक यादें आती है, मेरी मेमोरी ताजा हो जाती है, मेरी यादें ताजा होती है। Thy form, O tree, as in my happy prime, I saw thee in my own loved native clime। तब मेरे अंदर यादें ताजा होती है और मुझे याद आते हो तुम, तुम्हारा स्वरूप, मेरे हैप्पी प्राइम यानी मेरे बचपन में मैं तुम्हें देखती हूँ अपने नेटिव क्लाइम यानी अपने प्यारे वतन मेरे भारत में। तो भारत में जो मेरा कोलकाता में मेरे घर में जो पेड़ है जिसमें मैंने अपना बचपन बिताया, वो पेड़ मुझे याद आता है कब, जब रात को अंधेरे में इतनी शांति होती है, जब धरती बिना सपने की नींद ले रही है, जब जल के देवता खुद सो रहे हैं, उस समय मेरा बचपन मुझे याद आता है। आपको भी होता होगा कभी कभी, जब आप भूत की बात करते हो, जब आप 10 रुपए के लिए लड़ते हो या भेलपूरी खाते हो, तो आपको भी याद आता होगा कि बचपन में हम ये सब चीजें किया करते थे। सिमिलरली वो आवाज सुन के उनको अपना बचपन याद आता है, मिस करती है होगा ऑफकोर्स। जब इन्होंने लिखा 19-20 साल की उम्र, इतनी कच्ची उम्र, और भाई बहन इतने प्यारे हैं, उनको इतनी कच्ची उम्र में खोना, जिंदगी के शुरुआती ईयर्स में खोना, इनफैक्ट टीन एज में खोना बहुत दर्द भरा होता है। तो ये सारा दर्द उन्होंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा की तरफ। ये जो आपके सामने है ये 5वां यानी आखिरी स्टैंजा। तो देखो, देयरफॉर आई फेन वुड कंसिक्रेट अ ले unto thy honor tree beloved of those who now in blessed sleep for I repose। वो कहती हैं इसीलिए मैं चाहूंगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाइंस लिखूं, तुम्हारे सम्मान में कुछ लाइन लिखूं। पेड़ जो उनको प्रिय है, जो आज ब्लेस्ड स्लीप में है हमेशा के लिए, जो हमेशा के लिए आराम कर रहे हैं। ये RIP पता है, किसी की भी डेथ पे लिख देते हो ना RIP, इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट इन पीस, यानी आराम करो। ये नहीं कि मर गए जाओ, आराम करो। तो वो लोग जो हमेशा के लिए आराम कर रहे हैं, जो धरती की गोद में हमेशा के लिए सो चुके हैं, उनको ये पेड़ प्रिय था। इस पेड़ के लिए मैं इसके सम्मान में कुछ लिखना चाहूंगी। वो कहती है डियरर देन लाइफ टू मी अलास फॉर दे, टू मी अलास फॉर दे, यानी वो मेरे भाई बहन मेरे लिए मेरी जिंदगी से भी ज्यादा प्रिय थे। इसीलिए वो कहती हैं कि मेस्ट दाओ बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन। दाओ मतलब यू, इसलिए तुम जिंदा रहो जब मेरे दिन पूरे हो जाएं। मतलब अगर मैं मर जाऊं तो भी तुम जिंदा रहो, तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि तुम मेरे भाई बहन की निशानी हो। आखिरी लाइन इस पोयम की, विथ डेथलेस ट्रीज लाइक दोज इन बोरोडेल। तो बोरोडेल में जो डेथलेस ट्रीज है, अमर, अब देखो ये रियल है, बोरोडेल एक जगह है। वैसे इस पूरे लेक्चर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने इसका पूरा दिया हुआ है वर्णन। तो ये बोरोडेल नाम की एक जगह है कहीं अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, साउथ या नॉर्थ अमेरिका, आप देख लेना मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। तो वहां पे ये जो बोरोडेल है, ये ऐसी जगह है जहां पे इतने पेड़ हैं, मतलब इतने पुराने पेड़ हैं कि वो जीसस के टाइम के माने जाते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनके नाम पे एक पोयम लिखी हुई है। अब उस पोयम की वजह से अमर हो गए, मतलब देखो जीसस के जमाने से हैं पर कभी तो खत्म होगा।
तो जब भी ये खत्म होंगे पोयम में ही अमर रहेंगे। कविता अमर रहती है, स्थूल चीजें नहीं रहती, पर कविता अमर रहती है। तो जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोरोडेल के पेड़ों को अमर कर दिया, वैसे तुम भी अमर रहोगे, ये कैजुरिना को कह रही है। ये भी एक तरह का उपमा अलंकार है। अंडर होज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, जिसकी ऑफुल है ना, डरावनी, अपने को डरावना लगता है। इसको आप जूम करके देखना कितना डरावना लगता है ये सीन, जिसकी ब्रांचेस ऐसे, कभी कब्रिस्तान में जाके देखो अंधेरे में ब्रांचेस ऐसे लगता है भूत का आकार ले रही हो, तो जब एकदम डरावना लगता है। फिर वो बताती हैं ये 3 कर्सेस। फियर, ये रहा फियर देखो। होप, ट्रैम्बलिंग होप, क्यों? उम्मीद होती है हमेशा ट्रैम्बलिंग होती है, जरूर थोड़ा पूरी होगी हमेशा। तो डर, उम्मीद, डेथ द स्केलेटन यानी मौत, टाइम द शैडो यानी समय, ये सब क्या है? ये सब मोर्टल एग्जिस्टेंस के कर्सेस हैं, ये सब श्राप हैं जो हमारे जीवन पर हैं। एक ऐसा जीवन जो पक्का नहीं है, हमें क्या पता कि हम कब मर जाएं। हमारी जिंदगी में डर आएगा जाएगा, हमारी जिंदगी में उम्मीद आएगी, कुछ पूरी होंगी कुछ दुखी होंगी, कुछ नहीं होंगी। जब उम्मीद पूरी होगी हम खुश होंगे, जब पूरी नहीं होगी हम दुखी होंगे। यानी ये सब चलता रहेगा। हमारी मौत यानी स्केलेटन जरूर आएगा, ये वक्त बीतता जाएगा, मौत की तरफ हम बढ़ते जाएंगे जैसे हम इसके एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए एंड दो वीक द वर्स, एक दिन ये वर्स भी पूरा हो जाएगा। यानी ये जो वर्स है, ये पोयम है, ये कंप्लीट भी हो रही है और कभी ना कभी इसको बुला दिया जाएगा। बट दैट वुड डाई ब्यूटी फेन ओ फेन रिहर्स, पर तुम्हारा ब्यूटी चलता रहेगा। मैं चाहूंगी कि तुम्हारी ब्यूटी चले, और मेरा जो प्रेम है, माई लव मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स, मेरा जो प्रेम है वो तुम्हें, दी मतलब यू, तुम्हें ऑब्लिवियन के कर्ज से बचा ले। ऑब्लिवियन कर्ज मतलब देखो क्या है, ऑब्लिवियन कर्ज का मतलब एक ऐसा श्राप जो दुनिया के हर चीज पे है, इंसान हो या कोई भी चीज है, वो ये है कि वो चीज खत्म होगी, उसको भुला दिया जाएगा। अब आपको भी पता, आपसे 10,000 साल पहले कितने लोग थे, क्या हम सबको याद रखते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी हमको याद है, तो क्या 1000 साल 2000 साल हमेशा याद रखेंगे? कभी तो भूलेंगे, कभी तो वो चीज खत्म होगी। हर जीव, चाहे मैं चाहे आप, ये वीडियो हमेशा तो रहेगी नहीं। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। ये वीडियो अभी तो है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैं और जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए चैप्टर्स लेके आऊं। तो लाइक करें अगर आपको तोरू दत्त की क्रिएशन पसंद आई हो। इस क्रिएशन के बारे में आप क्या सोचते हो, इस वीडियो के बारे में आपको क्या डाउट है, फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। एंड फाइनली